नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दबाव के रिश्ते या फिर ब्लैकमेल के रिश्ते, ऐसे रिश्ते बहुत ज़्यादा दिन तक चलते नहीं। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार और मोदी जी के रिश्तों के बीच में फिर से दरार दिखने लगी है। दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई है और चुनाव के समय मंच पर नीतीश और मोदी अब एक साथ नहीं दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार वाकई मोदी से नाराज हैं और नाराज नीतीश कुमार क्या मौके की तलाश में है? और अगर खुदा ना खास्ता मोदी का रथ इस बार 2024 को 4 जून को अगर मोदी का रथ 230-235 सीटों पर अटका तो फिर क्या नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार फिर मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे? अब दोस्तों, ये जो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर से यू टर्न लेने की तैयारी कर रहे हैं या यू टर्न लेने का इंतजार कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार फिर से, ये चर्चा आजकल पटना में जोरों से हो रही है। लेकिन इससे पहले कि इस बड़े सवाल पर मैं जाऊं, 4 जून की मैं स्थितियां आपको बता दूं कि 4 जून को जब नतीजा आएगा, 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे सामने, तो फिर मोदी जी के लिए 3 ही संभावनाएं होंगी, 3 ही स्थितियां होंगी, चौथी स्थिति नहीं होगी। 3 सिचुएशंस होंगी मोदी जी के लिए। पहली सिचुएशन ये होगी कि मोदी जी 272 का आंकड़ा छू लें, यानी सरकार बना लें, 272 मेजॉरिटी में। हो सकता है 272 से ऊपर भी चले जाएं, 272 प्लस एक ये संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि मोदी जी का जो रथ है, विजय रथ है, वो 230-240 सीटों पर ही रुक जाए, मेजॉरिटी मार्क से काफ़ी नीचे, लेकिन बहुत नीचे नहीं। तीसरी संभावना ये हो सकती है, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मोदी जी का रथ जो है वो 220, 230, 210 सीटों से भी नीचे चला जाए, यानी मोदी जी चुनाव ही हार जाए। 3 सिचुएशंस हैं। तो पहली सिचुएशन है 272 प्लस। अब ये 272 प्लस का मतलब है कि 272, 300, 350, जितना भी 400 पार जो भी है। अगर ऐसी स्थिति होती है कि जहां मोदी जी अपने दम पर ही सरकार बना रहे हैं तीसरी बार, तो फिर नीतीश कुमार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मोदी जी को लिटरली नीतीश कुमार की तब ज़रूरत ही नहीं। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मोदी जी का जो रथ है या मोदी जी की जो सीटें हैं वो 220 से भी कम हो जाएं, 210, 190। अब अगर ऐसी स्थिति है तो फिर सरकार बनना ही मुश्किल है। अब अगर सरकार नहीं बन रही है मोदी जी की, तो फिर नीतीश कुमार की कोई यूटिलिटी नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन ये जो बीच की स्थिति है, ये जो सेंटर स्टेज है 240-230, ये जो स्थिति है, इसमें मोदी जी को नीतीश कुमार जैसों की ज़रूरत है, नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों की ज़रूरत है, जिनके पास, किसी के पास 12 सांसद हैं, किसी के पास 10 सांसद हैं, किसी के पास हो सकता है 17 सांसद हों, किसी के पास उससे ज़्यादा हों। ये जो 10-12 सांसद वाले सहयोगी दल हैं जिसमें नीतीश कुमार प्रमुख होंगे, फिर इनके बगैर मोदी जी की सरकार नहीं बन सकती है। और यहीं पर नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस है। यहीं पर नीतीश कुमार को एक डिसाइसिव, एक निर्णायक फैसला लेना होगा कि मोदी की सरकार बनानी है या मोदी की सरकार नहीं बनानी। अब आज के वीडियो में ये जो सिचुएशन है, जो हो सकता है, जिस तरह की इनपुट्स आ रही, फीडबैक आ रहा है, जिस तरह से मोदी जी चुनाव में फंसते जा रहे हैं, कि अगर 230-40 सीटें आती हैं तो क्या नीतीश कुमार मोदी की सरकार बनाएंगे? क्या नीतीश कुमार मोदी को समर्थन देंगे या फिर नीतीश कुमार मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे? अब दोस्तों, ये जो सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को एक डिसाइसिव पोजीशन लेनी है, उनको अगर एक निर्णायक फैसला लेना है आर्या पार का कि मोदी का साथ देना है नहीं देना है, ऐसी सिचुएशन में नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं? क्या वो मौके की तलाश कर रहे हैं जहां हिसाब मोदी जी से बराबर कर सकें? इस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा क्यों हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, मोदी से नाराज़ चल रहे हैं, बदले की तलाश में। ऐसा क्यों है? नंबर एक चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि मोदी जी ने उनको डिच कर दिया, धोखा दिया है। क्योंकि जब ये डील हो रही थी
नीतीश कुमार और मोदी जी की फिर से सरकार बनाने की, उस वक्त एक ऑफर दिया गया था नीतीश कुमार को कि मोदी जी लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी कराएंगे। नीतीश कुमार लगातार जोर दे रहे थे, लालू को भी जोर दिया था, लालू मान नहीं रहे थे, और ये फिर ऑफर उन्होंने दिया बीजेपी को। बीजेपी तैयार हो गई, लेकिन शपथ होने के बाद मोदी जी बैकफुट पर आ गए, मुकर गए, और ये नाराज़गी है। नाराज़गी की इंतहा ये है कि आजकल मोदी जी और नीतीश कुमार एक मंच पर नहीं देखते हैं। तो ये कारण है सबसे बड़ा, नंबर 1 कारण। कारण नंबर 2, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो प्रो बीजेपी नेता थे जेडीयू के, वो आजकल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर संजय झा जो बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार और अमित शाह या फिर आप कह लीजिए मोदी की लॉबी के बीच में संपर्क सूत्र थे। संजय झा आजकल नीतीश कुमार से थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं, या संजय झा अब उतने विश्वसनीय नहीं हैं नीतीश कुमार के जैसे पहले थे। और यही हाल कमोबेश अशोक चौधरी की है, वो भी बड़े क्लोज थे बीजेपी के और नीतीश कुमार के, आजकल उतने क्लोज नहीं है। ये जो प्रो बीजेपी लॉबी है, इसने थोड़ा सा नीतीश कुमार से विड्रॉ किया है। जी हाँ। कारण नंबर 2, जो लोग आरजेडी के करीब हैं, जो लोग लालू के करीब हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा के, सेकुलर विचारधारा के, आजकल वो फिर से नीतीश कुमार पर हावी हो गए। जैसे लल्लन सिंह साहब बड़े खिलाड़ी हैं, लल्लन सिंह फिर से आप कह सकते हैं पोल पोजीशन पर आ गए। आजकल नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह रहते हैं, और लोग ऐसा कहते हैं, आगे मैं एक्सपर्ट के ज़रिए बताऊंगा, कि लल्लन सिंह ही दरअसल संपर्क सूत्र हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में। एक और साहब हैं विजेंद्र यादव, ये भी आजकल बहुत क्लोज हैं, ये भी प्रो आरजेडी हैं, प्रो लालू हैं। तो जो लोग लालू के करीब हैं वो आजकल नीतीश के करीब हैं, जो मोदी के करीब थे वो आजकल नीतीश के करीब नहीं हैं। समीकरण समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, जो सवाल था जो मैंने शुरू में आपसे किया था कि क्या नीतीश कुमार मौके की तलाश में है, नंबर 1। नंबर 2, क्या नीतीश कुमार मोदी से नाराज़ हैं। नंबर 3, क्या अगर मोदी का रथ कहीं बीच में रुकता है मझधार में, तो फिर नीतीश कुमार बदला ले सकते हैं, हिसाब बराबर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस वक्त बीजेपी की बिहार में हालत क्या है। क्या बीजेपी पिछले बार की तरह परफॉर्मेंस देने जा रही है? क्या बीजेपी फिर से बिहार स्वीप करने जा रही है नीतीश कुमार के साथ, या फिर बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आजकल पर्दे के पीछे लालू के संपर्क में, ऐसी बातें हो रही। तो बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, और क्या मोदी और अमित शाह एक मुश्किल विकेट पर बिहार में खड़े हैं? बिग क्वेश्चन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या बिहार बहुत कुछ तय करने जा रहा है 2024 में? मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। वैसे भी बिहार 40 सीटों वाला है, हमेशा निर्णायक रहा है। सीधे चलेंगे पटना। पटना में संतोष सिंह होंगे। संतोष सिंह वो रिपोर्टर हैं, वो जर्नलिस्ट हैं जो लालू और नीतीश और बीजेपी तीनों खेमों में इनके सूत्र हैं, कई ब्रेकिंग खबर करते रहते हैं। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट होंगे, बिहार को समझने वाले पत्रकार होंगे अभिषेक कुमार। दोनों से बातचीत करते हैं, बिहार में क्या खेला होने जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, मान लीजिए जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, अगर बीजेपी 272 के नीचे उतरती है और कहीं मोदी जी का रथ 240, 230, 235 पे रुकता है, ऐसे में नीतीश कुमार का जो आंकड़ा होगा जेडीयू का, वो चाहे 10 उनके सांसद हो, चाहे 11 सांसद हो, चाहे 12 हो, वो बहुत ही निर्णायक हो जाएंगे। एक ऐसे समय में जब नीतीश कुमार निर्णायक होंगे देश की राजनीति में, आपको लगता है वो पलट सकते हैं, वो यू टर्न ले सकते हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ? दीपक जी, नीतीश कुमार सूद ब्याज के साथ वसूल करेंगे। क्या कहा वो आपने? हर सूद ब्याज के साथ वसूल करेंगे। और वो वसूली किस चीज की करेंगे? तो वसूली करेंगे, सियासत में सबसे ज्यादा वसूली करने वाली पार्टी के तौर पर, कथित तौर पर मशहूर हो रही बीजेपी से। और वसूली 2020 के चिराग मॉडल की वसूली, विधानसभा में नंबर 3 पर एक स्ट्रेटजी के तहत पहुंचाए जा चुके जनता दल यूनाइटेड की वर्तमान परिस्थितियों से उत्पन्न हालात की, और इन सब से बढ़कर इंडिया गठबंधन से एनडीए में आने के लिए जो भी कारण रहे हो, चाहे वो मजबूरी रही हो या कोई ऑफर रहा हो,
इन दोनों ही परिस्थितियों में जो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, एक मिनट अभिषेक आपको मैं रोकूंगा, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है आप कह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार प्रताड़ित हो मोदी की राजनीति से, नीतीश कुमार प्रताड़ित हो गुजरात लॉबी से, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया गया हो, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया गया हो। क्या आपका ये मानना है कि नीतीश कुमार खुश नहीं है, गुजरात लॉबी से खुश नहीं है, अमित शाह से खुश नहीं है? दीपक जी, कंप्रोमाइज करके तो लोग बीजेपी के अंदर भी रह रहे हैं, और सहयोगी दल कैसे जुटाए गए हैं, ये अजीत पवार से लेकर चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे से लेकर नीतीश कुमार तक सबको साथ लाने का एक ही तरीका है। और कौन भला इस सिस्टम से प्रताड़ित नहीं होगा? सबको अपनी पार्टी चलानी है। दो चीफ मिनिस्टर अंदर हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि उनके 2 ब्यूरोक्रेट पर कथित तौर पर ईडी की निगाहें थी। तो एक तरफ ईडी थी, दूसरी तरफ साइमल्टेनियस पोल यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का ऑफर था। और बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी, मोदी शाह के जमाने की मोडस ऑपरेंडी आप सभी जानते हैं। एक तरफ ईडी का नोटिस होता है, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री का पद होता है। एक तरफ ईडी का नोटिस होता है तो दूसरी तरफ बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद होता है। तो यही काम बिहार में किया गया, और बिहार में साइमल्टेनियस पोल कराने का एक ऑफर भी दिया गया। और नहीं तो और क्या करेंगे? एक मिनट मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, दिल्ली की भाषा में, आपने पटना की भाषा में डिकोड कर देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव साथ में हो लोकसभा के, लेकिन मोदी जी ने पहले हामी भरी, जब सरकार बनी तो मोदी जी मुकर गए और यहां नाराजगी शुरू हुई, और आज की तारीख में शायद नीतीश कुमार और मोदी जी एक मंच पर नहीं आते। मैं संतोष जी के पास जा रहा हूं। संतोष जी, दिल्ली में हमें खबर मिल रही है कि नीतीश जी और मोदी जी एक मंच पर नहीं बैठते हैं, एक मंच पर नहीं आते। ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी अलायंस है, ये कैसा एनडीए है? अगर मैं सच कह रहा हूं तो क्या ऐसा है, दोनों लोग एक मंच पर नहीं बैठ रहे? संतोष जी। देखिए दीपक सर, 2 कैंपेन की जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त 2 सभा में नीतीश साथ रहे, लेकिन उसी दौरान ये बातें सामने आई कि प्रधानमंत्री जिन योजनाओं की चर्चा करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, नीतीश कुमार उससे पहले ही उनको बोलने का मौका मिलता है तो वो हर घर जल नल योजना, शौचालय योजना, मतलब जितने कामकाज की बात मोदी करते हैं अपने भाषण में, घर में बिजली पहुंचाना, तो वो नीतीश कुमार पहले ही करके दिखा चुके हैं बिहार में। वो थोड़ा सहज नहीं हो पा रहे थे। दूसरी सभा में भी बोलना पड़ा मोदी को कि भाई नीतीश जी तो सब कुछ आपको बता ही दिए कि कौन कौन सा काम हुआ है। ओके, मैं संतोष भाई टोकूंगा। मैं जो समझ रहा हूं आपकी बात से, आप ये कह रहे हैं कि जब नीतीश पहले भाषण देते थे रैलियों में, वो सब कुछ बोल देते थे जो मोदी बाद में जिनको बोलना होता है, यानी मोदी से पहले जो केक है, केक की क्रीम या यूं कहें मलाई जो है, नीतीश कुमार ही खा जाते थे, मोदी के लिए कुछ बचता नहीं था, और इस वजह से मोदी असहज हो रहे थे। जी हाँ, नीतीश के मंच पर रहने के बाद जो अभी आप जो देख रहे हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम बीच पे भी आप नीतीश कुमार बोलते थे कि हमने इतना घेराबंदी किया है मोदी के सामने में, हमने यहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद करवाई है, हमने मुसलमान और हिंदू में सौहार्द बना रहे, इसके लिए कई तरह की योजनाओं पर हमने काम किया है। मतलब और कहते कहते वो यहाँ तक कह गए कि 2019 में जो 40-39 सीट हम लोगों ने जीती थी उसमें बिहार के मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। अब बताइए, जो जिनका नैरेटिव एंटी मुसलमान हो और वहां पर नीतीश कुमार इस तरीके से बात करें तो कहां से वो सहज रह पाएंगे? याद करिए ना। तो क्या नहीं, आपने 2 बातें कही। आपने कहा एक तो ये है कि नीतीश कुमार अपनी जो योजनाएं प्रोजेक्ट करते थे वो मोदी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता था कि मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरा आपने कहा कि मुसलमानों को लेकर मोदी जिस तरह से एंटी मुस्लिम उनका जो स्क्रिप्ट होती थी वो नीतीश कुमार को सूट नहीं करती थी। नीतीश कुमार के जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे थे मोदी के सांप्रदायिकता से भरे भाषण पर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, और बहुत ही सिंगल लाइन आंसर मैं चाह रहा हूं, क्या मैं ये मानूं कि मोदी और नीतीश कुमार में खटपट है?
और पटना में आपको रहकर रिपोर्टिंग करके वो खटपट दिख रही है। क्या नीतीश कुमार और मोदी में कुछ अनबन है, खटपट है? देखिए, मोदी और नीतीश कुमार कभी एक हो ही नहीं सकते। मतलब जिस तरह से उन्हें मतलब 2017 में स्वभाव जदयू छोड़कर इधर आए, उस दौरान में भी जिस तरीके से चीजें चली, फिर अभी दोनों साथ आए, तो उसके बाद जो ईडी सीबीआई का जो जोर चलना शुरू हुआ, तो आज स्वाभाविक तौर पे भी और राजनीतिक कल्चर भी जो नीतीश कुमार का है वो मोदी से सूट नहीं करता है, वो सहज नहीं। बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि नीतीश कुमार और मोदी जी सहज नहीं है। एक चीज जो अभिषेक ने कही, मैं दोस्तों को कहना चाहूंगा, अभिषेक का ये कहना था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार के अधिकारियों पर ईडी छोड़ी गई, उनके कुछ सहयोगियों पर ईडी छोड़ी गई, नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों के यहाँ छापे मारे गए, तो ईडी का भी प्रेशर था, प्रलोभन भी दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं पर नीतीश को एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस तरह की स्थिति थी, तो नीतीश कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे और मजबूरी में वो मोदी के साथ गए, ये अभिषेक का कहना। अभिषेक, मैं वापस अपने मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि अगर मोदी का रथ फंसा 230, 225, 235 और नीतीश जी के जो 10-12 सांसद हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं ऐसे वक्त पर? देखिए दीपक जी, पलटी मारने वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब आप ये कहें कि नीतीश कुमार अपनी सुविधा के हिसाब से कौन सा निर्णय ले सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आगे प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे, या दिल्ली में कोई उप प्रधानमंत्री पद या कोई और सम्मानजनक पद उनके लिए है, और वो ऑफर कहां से मिलता है। और इससे भी बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी से छुटकारा दिलाने का क्रेडिट क्या नीतीश कुमार किसी दूसरे नेता के हाथ इस देश में जाने देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्रेडिट की देश को मोदी साहब से मुक्ति दिलाई। क्रेडिट की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं तो क्रेडिट की राजनीति नीतीश कुमार भी करते हैं, और इसी क्रेडिट की राजनीति में मंच शेयर नहीं हो रहा है, तो इतना बड़ा क्रेडिट नीतीश कुमार कैसे छोड़ देंगे। अगर 230-35 पर या 220 पर या 250 तक की हालत में अगर रोकने की स्थिति में, बीजेपी की सरकार रोकने की स्थिति में नहीं हो, तो ये भी कह सकते हैं कि चलिए अगर मान लिया कि नीतीश कुमार मोदी और अमित शाह से निजात पाने के लिए 230 अगर सीटें आती हैं बीजेपी की, ये बैटल फंसता है, तो नीतीश कुमार उनको छोड़ देंगे। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में लालू यादव गले लगाएंगे एक बार फिर से नीतीश कुमार को? क्या जो भतीजा है तेजस्वी, ये चाचा को फिर से एक्सेप्ट करेगा ऐसी परिस्थितियों में? दीपक जी, लालू यादव और नीतीश कुमार क्या वाकई अलग हो गए हैं? आज की तारीख में तो ये सवाल बिहार में पूछा जा रहा है, और मैं जानता हूं कि इस पर संतोष जी बहुत कुछ बताएंगे कि क्या वाकई जहां जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रही है, वहां पर क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी अलग हो गए हैं, गठबंधन दोनों का टूट चुका है 28 जनवरी को। क्या ये बिहार के लोगों को अब भी भरोसा हो पा रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। बाकी संतोष जी से क्या कह रहे हैं जमीन पर? संतोष भाई ये कह रहे हैं, अभिषेक बाबू कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव मिले हुए हैं। क्या ये बात सही है? मिली भगत से चुनाव लड़ा जा रहा है, पीछे पीछे एडजस्टमेंट हो रहा है? देखिए, नीतीश और लालू कितना मिला हुआ है ये तो अभिषेक जी कह ही रहे हैं। मुझे तो बार बार ये लगता है कि मोदी और लालू मिले हुए बहुत सारे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। पिछले बार भी नीतीश कुमार जो भागे थे, एक खबर आई थी कि अरुण जेटली ने संवाद दिया नीतीश कुमार को कि लालू यादव भूपेंद्र यादव के माध्यम से मोदी से बात कर रहा है, आप जितना जल्दी हो सकते हैं कि आप यहाँ आ जाए। जी एक चीज और, एक छोटा सा सवाल संतोष जी, एक छोटा सा सवाल अपने दोस्तों के लिए। क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार में भी कोई संपर्क है, चाहे वाया मीडिया के थ्रू? क्या ये दोनों भी बातचीत करते हैं? क्या ये दोनों के रिश्ते अभी भी सहज हैं, चाचा के भतीजे के? ललन सिंह है ना, ललन सिंह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका मतलब ललन सिंह ये हुआ कि नीतीश जी के जो दाहिने हाथ हैं, मैन फ्राइडे ललन सिंह, वो तेजस्वी के साथ हैं और तेजस्वी ललन सिंह के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं नीतीश कुमार को, यानी ललन सिंह के थ्रू बातचीत जारी है पर्दे के पीछे। अभिषेक, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? देखिए, ये बातचीत टूटी कब थी? पिछली बार जो सत्ता परिवर्तन 28 जनवरी को आप देख रहे थे,
संतोष जी मौजूद है यहाँ, बताएंगे कि उससे 5 या 7 दिन पहले सुबह सुबह लालू यादव और तेजस्वी यादव वहां गए थे सीएम हाउस। सुबह सुबह 8 या 9 बजे का वक्त था और वापस आए थे। उसी के बाद चर्चा तेज हुई कि गठबंधन में बहुत बड़ी खटपट नजर आ रही है, और जिस तरह से पीसफुली दोनों में राजनीतिक तलाक हुआ, वो देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। जेडीयू, आरजेडी के 3 एमएलए जेडीयू के पक्ष में वोट करते हैं। आरजेडी ने डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस तक नहीं दिया उस वक्त। सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। ये क्यों हो रहा था? ये कि सबको समझ में आ रहा था कि हो क्यों रहा था। आप दोनों की जो बातचीत है उससे मैं एक निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं अपने दोस्तों के लिए। एक चीज आप लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार और लालू यादव पर्दे के पीछे एक हैं। संतोष भाई ने कहा कि तेजस्वी नीतीश कुमार से संपर्क में हैं, ललन सिंह के जरिए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल हो सकता है। अभिषेक ने कहा कि अगर मोदी का रथ फंसा तो इस रथ से पहला आदमी जो कूदेगा वो सारथी कूदेगा, नीतीश कुमार। और दूसरा एक बात ये कह रहे हैं कि लालू यादव का कोई भी मोह भंग नहीं हुआ है नीतीश कुमार से। एक चीज आखिर में अभिषेक जी, दीपक जी, एक छोटी सी चीज आपने संपर्क की बात की, संतोष जी से पूछिए, इनको ज्यादा पता होगा कि जो सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास के ठीक बगल में नीतीश कुमार जी के नाम पर एक आवास है, वो आवास अभी भी मुख्यमंत्री के कब्जे में है या नहीं? चर्चा है कि अंदर खाने दरवाजे भी खुले हुए हैं वहां से। जी बताइए, दीवार खड़ी है या आना जाना है? दरवाजा है वहां पर खुला? नहीं, अभी भी वही हाल है, मतलब खुला हुआ है। वो आवास है मुख्यमंत्री की। ओहो, ये तो बड़ी ब्रेकिंग खबर कर दी आपने कि साहब राबड़ी देवी जहां रहती है और नीतीश कुमार रहती है वहां पर दरवाजा अभी भी खुला है, आना जाना है। अभिषेक, लास्ट राउंड, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं संतोष जी के पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस वक्त बिहार में फंस गई है, 40 सीटों वाले बिहार में, जहां पर 39 सीट्स पिछली बार मोदी जी ने नीतीश कुमार के साथ ली थी? क्या बीजेपी बिहार में फंस गई है? ज्यादा सीटें नहीं आ रही? देखिए, बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर पिछली बार भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ी है, लेकिन 17-0 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की स्थिति में नहीं है। अब अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड का काउंटर चिराग मॉडल, 2020 के चिराग मॉडल के काउंटर में जो चल रहा है, जेडीयू के वोटर्स की जो चर्चा है, वो कितना इफेक्टिव है और ग्राउंड पर किस ढंग से चल रहा है, इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी 5 पर जाएगी कि 7 पर जाएगी कि 12 पर जाएगी या 13 पर जाएगी। आप कह रहे हैं 5 सीट और 7 सीट, ये क्या कह रहे हैं? मोदी और शाह सुन लेंगे तो पता नहीं ये कहीं वीडियो ही ना डिलीट करवा दें। आप कह रहे हैं 5 सीट 7 सीट? अरे भैया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं मोदी जी, 35 सीट ला रहे हैं 40 में से नीतीश कुमार के साथ मिलकर। आप कह रहे हैं 5 सीट 7 सीट? वो तो फर्स्ट जब बीजेपी 5 सीट पे आई, अरे सर, जब बीजेपी 5 सीट पे 7 सीट पे आएगी तो फिर एनडीए कहां टिकेगी बिहार में? नहीं, मैं बता रहा हूं कहां टिकेगी। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री को मंच शेयर नहीं किया करने दिया जा रहा है। जेडीयू के वोटर्स ने इसे एक अपमान के तौर पर लिया है। जी संतोष जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी पिछले बार जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी? क्या लोगों में तेजस्वी के प्रति रुझान है? क्या मोदी जी एक मुश्किल विकेट पर हैं बिहार में? देखिए, फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद तो जो एक लव कुश कॉम्बिनेशन था बिहार में, वो तो पूरी तौर पर टूट चुका है। और सम्राट चौधरी को अध्यक्ष इसलिए बनाए थे कि उन्हें कुशवाहा का वोट मिलेगा। दोनों जगह जहां बीजेपी को उम्मीदवार है, वहां कुशवाहा का गिनती का 100 वोट भी उनको नहीं मिला है। लेकिन अब ये जो 5 जगह पे अब जो चुनाव है सेकंड फेज में, वो सारी सीटें अब जदयू की है। अब वहां अगर बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तो समझिए कि 5 और 7 तो बहुत, पटना साहब गोपालगंज टाइप का 1-2 सीट जीत ली बीजेपी को, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने बड़ी गंभीर सवाल रखे हैं सामने दोस्तों के। आपका ये कहना है कि बीजेपी बहुत एक मुश्किल विकेट पर है बिहार में। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी जी के संबंध ठीक नहीं है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू के बीच में संपर्क है अभी भी। एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पटना से हमारे भाई संतोष जी ने कहा कि साहब, वो जो दरवाजा है राबड़ी और नीतीश कुमार का, वो बंद ही नहीं हुआ है। सरकार भले ही बदल गई हो, दरवाजा वहीं का वहीं है, खुला है, बातचीत हो रही है। कुल मिलाकर इस तरह से आपकी बातचीत को लगता है कि अगर मोदी जी का रथ फंस गया तो फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ऐसा मुझे लगने लगा है।
तो बहरहाल ये थे पटना से संतोष सिंह और दिल्ली से अभिषेक कुमार। अगर दोनों की बातों पर आप गौर करें तो एक बात बड़ी क्लियर है कि इस बार लगता है बिहार चौंकाने जा रहा है, और बिहार से कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार चौंका सकते हैं। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं इस वक्त नीतीश कुमार, कुछ भी हो सकता है, खेला हो सकता है। इसके लिए 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा, और बीच में फेज़ वाइज वोटिंग किस तरह से होती है वो भी, उस पैटर्न को भी देखना पड़ेगा कि वोट किस तरह से पड़ रहे हैं, किस खेमे में ज़्यादा जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है। इन जो बचे हुए जो फेजेस हैं वो भी हमें देखना होगा, और मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। एक गुजारिश आखिर में कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके हौसलों की हमेशा ज़रूरत रहती है इस हिम्मत से वीडियो बनाने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइक करिए, और आपके कमेंट्स का भी मैं इंतज़ार करता हूँ। तो कमेंट्स भी करिए, स्टोरी आइडियाज़ दीजिए। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।